बर्फ में 9 अनुभवी हाइकर्स मृत पाए गए और उनकी मौत कैसे हुई इसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। जी, और ये कहानी शुरू होती है फरवरी 1959 में रूस के बर्फीले यूराल पहाड़ों से। 9 बहुत ही तजुर्बेकार पर्वतारोहियों का एक ग्रुप था जो एक मुश्किल अभियान पर निकला था। और वो कभी वापस नहीं लौटे। कभी नहीं। जब हफ्तों बाद रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो इतना अजीब और खौफनाक था कि सोवियत सरकार ने इस पूरे मामले पर, आप कह सकते हैं, दशकों तक पर्दा डाले रखा। और जब वो पर्दा हटा तो जो बातें सामने आईं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। कुछ लाशों की आंखें और जीभ गायब थीं। उस रात आसमान में अजीब नारंगी रंग की रोशनियां देखी गई थीं। कुछ कपड़ों पर सामान्य से कई गुना ज्यादा रेडिएशन मिला और चोटें इतनी भयानक थीं कि एक जांचकर्ता ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया हो। वो भी एक ऐसी जगह पर जहां मीलों तक सड़क का नामो निशान नहीं था। सही। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि ये मामला इतना खास क्यों है। ये कोई नौसिखियों का ग्रुप नहीं था जो भटक गया हो। ये सब ग्रेड 2 हाइकर्स थे, स्कीइंग और पहाड़ों में जिंदा रहने में माहिर। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये घटनाओं की एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमारे कॉमन सेंस को चुनौती देती है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। ग्रुप का लीडर था 23 साल का इगोर द्यातलोव, एक होनहार इंजीनियरिंग का छात्र और एक बहुत ही काबिल आउटडोरमैन। और टीम में ज्यादातर उसके दोस्त और कॉलेज के साथी थे, जैसे जीना कोलोमोगोरोवा, ल्यूडमिला डुबेनिना। और एक किरदार था जो थोड़ा अलग था, 37 साल का सेमियोन ज़ोलोटार्योव। अच्छा। वो उम्र में सबसे बड़ा था, वर्ल्ड वॉर 2 का सिपाही रह चुका था और ग्रुप में आखिरी समय में शामिल हुआ था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी। तो वो थोड़ा रहस्यमयी था, कह सकते हैं। और फिर एक और नाम है जो इस कहानी का शायद सबसे दुखद हिस्सा है, यूरी यूडिन। हाँ, यूरी यूडिन। वो टीम का 10वां सदस्य था, लेकिन सफर की शुरुआत में ही उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे वापस लौटना पड़ा। वो अकेला था जो जिंदा बचा। और उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी बोझ के साथ गुजारी। वो हमेशा कहता था कि काश वो भी उनके साथ होता। ग्रुप ने 27 जनवरी 1959 को अपना सफर शुरू किया। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि वो सब जोश में थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। बिल्कुल। 31 जनवरी को उन्होंने अपना आखिरी संदेश भेजा जिसमें लिखा था, सब ठीक है, अगले कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब डर या किसी गड़बड़ी का कोई जिक्र तक नहीं था। और यही बात आगे जो हुआ उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। सही। और फिर जब वो तय तारीख तक वापस नहीं लौटे तो जाहिर है खोज शुरू हुई। लगभग 1 महीने बाद 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को उनका कैंप मिल गया। और जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या मिला उन्हें? उनका तंबू, जो उन्होंने पहाड़ की ढलान पर लगाया था, वो आधा धंसा हुआ था और बर्फ से ढका था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, क्या? कि तंबू को अंदर से काटा गया था। अंदर से? हाँ। 1 मिनट, मतलब बाहर से किसी ने नहीं काटा? नहीं, अंदर से किसी ने चाकू से कैनवस को फाड़ दिया था। लेकिन क्यों? दरवाजा तो था ही ना, तंबू को फाड़ने की क्या जरूरत थी? वही तो सवाल है। जैसे बाहर निकलने की कोई बहुत ही जबरदस्त जल्दी हो। और तंबू के अंदर? अंदर सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा था। उनके गर्म कपड़े, जूते, खाना, सारा जरूरी सामान। सोचिए, उस रात तापमान -25 से -30 डिग्री सेल्सियस था। ऐसी जानलेवा ठंड में कोई अपने जूते और गर्म जैकेट छोड़ के बाहर क्यों भागेगा? यही सवाल तो इस केस की बुनियाद है। 9 तजुर्बेकार लोग अपने अकेले सहारे अपने तंबू को फाड़कर लगभग बिना कपड़ों के बर्फीले तूफान में क्यों भागेंगे? और फिर पैरों के निशानों ने कहानी को और भी उलझा दिया। हाँ, बर्फ पर 8 या 9 लोगों के निशान थे जो ढलान से नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। लेकिन निशान बताते हैं कि वो भाग नहीं रहे थे। नहीं, वो शांति से चल रहे थे। कुछ नंगे पैर, कुछ सिर्फ मौजों में। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अगर आप इतनी दहशत में हैं कि तंबू फाड़कर भाग रहे हैं, तो आप शांति से क्यों चलेंगे? बिल्कुल, ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज ने मजबूर किया हो, जैसे वो किसी तरह के ट्रांस या सम्मोहन में हो। जो भी खतरा था वो इतना भयानक और अचानक था कि उनके पास सोचने का भी वक्त नहीं था। लेकिन फिर भी वो भागे नहीं, बल्कि बस चलते गए। ये व्यवहार किसी भी तर्क से परे है। और फिर उन्हें लाशें मिलनी शुरू हुई। जी,
पहली 2 लाशें कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे मिली। ये यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिश्चेंको थे। हाँ, और दोनों सिर्फ अपने अंडरवियर में थे। उनके हाथ बुरी तरह से जले हुए थे और पास में एक बुझी हुई आग के निशान थे। मतलब उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। बेतहाशा कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और उस देवदार के पेड़ पर लगभग 5 मीटर की ऊंचाई तक की टहनियां टूटी हुई थीं। तो कोई पेड़ पर चढ़ा था, शायद कुछ देखने के लिए या किसी चीज से छिपने के लिए। शायद दोनों। ऐसा लगता है कि वो ऊपर चढ़कर या तो अपने कैंप को देखने की कोशिश कर रहे थे या फिर जिस चीज से वो डरकर भागे थे उस पर नजर रख रहे थे। ओके, और फिर? कुछ 100 मीटर दूर 3 और लाशें मिली। ग्रुप लीडर इगोर देतलोव, जीना कोल्मोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन। और उनकी लाशों की पोजीशन से साफ लग रहा था कि वो तंबू की तरफ वापस रेंगने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, उन्होंने शायद हिम्मत जुटाई, लेकिन ठंड ने उन्हें पहले ही हरा दिया। यहाँ तक कहानी एक बहुत ही दुखद लेकिन शायद समझ में आने वाली दुर्घटना लगती है। हो सकता है वो किसी चीज से डरकर भागे और एक-एक करके ठंड का शिकार हो गए। सही। रुस्तम की खोपड़ी में एक छोटा फ्रैक्चर भी था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मौत का कारण हाइपोथर्मिया ही था। जांचकर्ता शायद इस केस को एक दुखद हादसे के तौर पर बंद कर देते। अगर उन्हें बाकी के 4 लोग मिल गए होते। बिल्कुल, लेकिन 2 महीने तक 4 लोग अभी भी लापता थे। जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तब जाकर उन्हें वो खाई मिली, और जो उस खाई में मिला उसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 मई को 4 मीटर बर्फ के नीचे एक खाई में बाकी 4 लाशें मिली, और यहीं से ये कहानी असल में डरावनी हो जाती है। ये चारों लोग दूसरों के मुकाबले बेहतर कपड़ों में थे। शायद उन्होंने अपने मरे हुए दोस्तों के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन उनकी चोटें ऐसी थीं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। ल्यूडमिला डुबिनीना, उनकी जीभ, आंखें और होठ का हिस्सा गायब था। ये किसी जानवर का काम तो नहीं लगता। पोस्टमार्टम में किसी जानवर के हमले का कोई निशान नहीं मिला। तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। और ये तो बस शुरुआत थी। सेमियोन और निकोलाई की पसलियां, वो पूरी तरह से चकनाचूर थीं। चकनाचूर? मतलब जैसे किसी तेज रफ्तार कार की टक्कर से होती हैं। मेडिकल परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इस तरह की चोटें सिर्फ एक बहुत बड़े दबाव से ही आ सकती हैं। लेकिन उनके शरीर पर बाहर से खरोच तक का निशान नहीं था। एक भी नहीं। सारा नुकसान अंदरूनी था। ये कैसे मुमकिन है? बिना किसी बाहरी चोट के हड्डियां ऐसे कैसे टूट सकती हैं? मेडिकल परीक्षा की रिपोर्ट में एक लाइन है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। क्या? ये चोटें किसी इंसान द्वारा नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि इसके लिए जिस ताकत की जरूरत है वो इंसान की ताकत से कहीं ज्यादा है। हद है मतलब। और यहीं पर यह मामला सिर्फ रहस्यमय नहीं रह जाता, ये हमारे भौतिकी के सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है। और फिर एक आखिरी चीज मिली जिसने हर थ्योरी को पलट कर रख दिया। क्या? कुछ कपड़ों पर सामान्य से ज्यादा रेडियोधर्मिता यानी रेडिएशन पाया गया। तो अब हमारे पास क्या है? एक फटा हुआ तंबू, बिना कपड़ों के ठंड में चलते लोग, भयानक अंदरूनी चोटें, गायब अंग और अब रेडिएशन। सोवियत सरकार ने एक आपराधिक जांच शुरू की जिसका इंचार्ज था लेव इवानोव नाम का एक सीनियर जांचकर्ता। लेकिन फिर मई 1959 में अचानक उसे ऊपर से आदेश आया कि केस बंद कर दो। और सरकारी रिपोर्ट में क्या लिखा था? एक ऐसी बात जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। किसी अनजान और जबरदस्त कुदरती ताकत की वजह से मौत। अब इसका क्या मतलब निकालें आप? ये तो साफ साफ बात को दबाने जैसा है। फाइलों को दशकों के लिए सील कर दिया गया। एक क्लासिक कवर अप। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। कुछ बातें बाहर लीक हो गईं और उन्होंने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जैसे उस रात आसमान में दिखी वो अजीब नारंगी रोशनियां। हाँ, स्थानीय मानसी कबीले के लोगों ने, जो उस इलाके को अपना घर मानते हैं, उस रात पहाड़ों पर अजीब चमकते हुए गोले देखने की बात कही। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे हाइकिंग ग्रुप ने भी वही रोशनियां देखी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सालों बाद खुद जांचकर्ता लेव इवानोव ने माना कि उसने और उसकी टीम ने भी खोज के दौरान उन रोशनियों को देखा था। क्या? जी, उसने कहा कि उसे पूरा यकीन था कि इन मौतों का उन गोलों से कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन उसके सीनियर अधिकारियों ने उस पर दबाव डाला कि रिपोर्ट से इसका कोई भी जिक्र हटा दिया जाए। ये तो सीधे सीधे किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। फिर 2019 में रूस ने केस को दोबारा खोला। हाँ, जनता के दबाव में। और उनका आधिकारिक नतीजा निकला एक हिमस्खलन।
लेकिन ये थ्योरी किसी को हजम नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। पहली बात, उस जगह पर हिमस्खलन का कोई सबूत नहीं मिला था। ढलान इतनी खड़ी नहीं थी, तंबू अपनी जगह पर खड़ा था, हिमस्खलन उसे बहा ले जाता। और सबसे जरूरी बात, हिमस्खलन से हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन वो उन भयानक अंदरूनी चोटों की व्याख्या नहीं करता। और जाहिर है वो गायब जीभ, आंखों या रेडिएशन की भी कोई वजह नहीं बताता। सही। अगर 2019 की आधिकारिक थियोरी हिमस्खलन इतनी आसानी से खारिज हो जाती है, तो फिर हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां 1959 में थे। तो चलिए देखते हैं कि इन टुकड़ों को जोड़ने की और क्या कोशिशें हुई हैं। सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थियोरी है सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट। कोल्ड वॉर का दौर था। बिल्कुल। यूराल के पहाड़ सोवियत संघ के कई गुप्त सैन्य ठिकानों का गढ़ थे। हो सकता है कि हाइकर्स गलती से किसी सीक्रेट हथियार के परीक्षण वाली जगह पर पहुंच गए हों। ये थ्योरी आसमान में दिखी नारंगी रोशनियों, रेडिएशन और धमाके की शॉक वेव से हुई अंदरूनी चोटों की व्याख्या कर सकती है। हाँ, और सरकार का कवर अप भी समझ में आता है। लेकिन फिर वही सवाल, वो तंबू से बाहर क्यों भागे? और भागे तो शांति से क्यों चले? ये फिट नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए कुछ लोग एक और ज्यादा वैज्ञानिक थियोरी की बात करते हैं, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या ये सच में हो सकता है? ये एक असली प्राकृतिक घटना है। कुछ खास तरह के पहाड़ी इलाकों में जब हवा एक खास रफ्तार से चलती है तो वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करती है जिसे हम सुन नहीं सकते। अच्छा। लेकिन ये हमारे शरीर पर असर डाल सकती है। स्टडीज में पाया गया है कि इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने से इंसान को अचानक भयानक डर, बेचैनी और घबराहट महसूस हो सकती है। तो हो सकता है इसी वजह से उन्होंने बिना सोचे समझे अपना तंबू फाड़ा और भाग खड़े हुए। संभव है। ये उनके अजीब व्यवहार की वजह बता सकता है। लेकिन उन भयानक चोटों, गायब जीभ और रेडिएशन का क्या? इंफ्रासाउंड से हड्डियां तो नहीं टूट सकती। सही कहा। कोई भी एक थ्योरी सारे सबूतों पर खरी नहीं उतरती। एक और छोटा सा सिद्धांत है पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। ये हाइपोथर्मिया का एक अजीब लेकिन जाना माना लक्षण है। इसका क्या मतलब है? सोचिए, आपका शरीर ठंड से हार मान चुका है और तभी आपका दिमाग आपको आखिरी सबसे क्रूर धोखा देता है। वो आपको सिग्नल भेजता है कि आप जल रहे हैं, आपको भयानक गर्मी लग रही है। और शायद इसीलिए कुछ लोग एक और संभावना की तरफ देखते हैं जो विज्ञान से परे है। मानसी लोग जो सदियों से वहां रहते हैं, उस पहाड़ को खोलात स्याखल कहते हैं, जिसका मतलब है मौत का पहाड़। वो उस जगह को शापित मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। क्या हो सकता है कि उस रात उन नौजवानों का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसे हम आज भी नहीं समझते? देतलोव दर्रा की घटना इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। हर जवाब में खामियां हैं, हर थ्योरी अधूरे सवाल छोड़ जाती है। अंदर से कटा हुआ तंबू, घातक ठंड में शांति से चलना, बिना बाहरी घाव के कुचल देने वाली चोटें, गायब जीभ और आंखें, रेडिएशन और वो नारंगी रोशनियां। ये सब आज भी वैसे ही अनसुलझे हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमारा विज्ञान और हमारा तर्क पूरी तरह से समझा नहीं सकता। ये मामला सिर्फ एक पहेली नहीं है। अकेले बचे यूरी युडिन ने अपनी मौत से पहले एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी। अगर मैं उनके साथ गया होता तो मैं भी मर जाता, लेकिन कम से कम तब मुझे पता तो होता कि क्या हुआ था। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है, अनिश्चितता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या हुआ। सरकार का हिमस्खलन वाला निष्कर्ष किसी को संतुष्ट नहीं करता। वो पहाड़ आज भी वही है, अब उसका नाम दियतलॉफ दर्रा है। कुछ जगह ऐसे राज रखती हैं जिन्हें शायद इंसान कभी समझने के लिए बना ही नहीं है। क्या ये एक सैन्य दुर्घटना थी, एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना, या कुछ और, कुछ पूरी तरह से अलग? इसका जवाब शायद हमेशा उन बर्फीली ढलानों में ही दफन रहेगा।